प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम सरल प्रतिविगमन के अंतर्गत प्रतिविगमन समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सरल प्रतिविगमन क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार से इसका आरंभ हुआ और इसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में हम ये जानेंगे कि प्रतिविगमन ज्ञात करने के लिए कौन से मूल समीकरण है, और जब हमारे पास में दो वेरिएबल हो, एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर, तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर उसके आश्रित चर में क्या परिवर्तन होगा, उसकी मात्रा यानी औसत माप किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, उसके लिए मूल समीकरणों से व्युत्पन्न समीकरण के बारे में बात करेंगे। डिराइवेशन के बारे में बात करेंगे। जो दो मूल समीकरण हैं जिसका हमने जिक्र पिछले लेक्चर में किया था कि प्रतिविगमन समीकरण भी दो होते हैं और प्रतिविगमन रेखाएं भी दो होती है। रेखाओं के लिए प्रतिविगमन ज्ञात करने के लिए हम रेखाओं द्वारा भी, स्कैटर लाइन द्वारा भी हम बता सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और उसका एक्चुअल मूल्य निकाल कर भी हम बता सकते हैं। तो उसके लिए जब हम संख्याओं से मात्राएं निकालते हैं, औसत माप निकालते हैं, तो उसके लिए हमें समीकरण की आवश्यकता होगी। और मूल समीकरण दो होते हैं। x का y पर प्रतिविगमन के लिए समीकरण होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये मूल समीकरण है, पहला मूल समीकरण है। x का y पर प्रतिविगमन होता है तब इस समीकरण में x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर, निर्भर चर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर, यानी यहाँ पे y जो है वो स्वतंत्र चर है और x आश्रित चर है। अब इसको हम यूं कह सकते हैं, इस समीकरण, जब भी हम समीकरण की बात करते हैं और तो आप जानते हैं कि बराबर के एक तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आश्रित चर होता है, निर्भर चर होता है। और बराबर के इस तरफ जो होते हैं उनमें से जो चर होते हैं कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो एक बार ज्ञात किए जाते हैं, और पूरे अन्य जितनी भी, यदि कोई टाइम सीरीज डाटा है तो उसके लिए वो कांस्टेंट रहेंगे, वो वही रहेंगे। एक बार ज्ञात करने के बाद में पूरी लाइन के लिए, पूरी टाइम सीरीज के लिए वही रहते हैं। लेकिन y जो है वो स्वतंत्र चर है, ये परिवर्तित होता रहता है और उसका असर x पर दिखेगा। अर्थात x का y पर प्रतिविगमन के लिए हमारे पास में मूल समीकरण x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई है, जिसमें x जो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में है ये x है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, और y जो कि बराबर के राइट हैंड साइड में है यह स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट्स है, वो गुणांक है, वो स्थिरांक है, स्थिरांक कहते हैं इनको, कांस्टेंट, अचर मूल्य, यानी कि एक बार ज्ञात करने पर ये स्थिर हो जाते हैं। और वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलते रहते हैं। y डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह से जब हम बात करते हैं y का x पर प्रतिविगमन, तो y का x पर प्रतिविगमन होता है, तो ऐसी स्थिति में इसका मूल समीकरण जो है वो बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो इक्वल टू निशान लगा रखा है इक्वल का, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस दूसरे समीकरण में आप देखिए जो y का x पर प्रतिविगमन है, इसका मूल समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड गोले में, ये बराबर के इस साइड में y है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अर्थात ये आश्रित चर है। और बराबर के इस साइड में जो a और b है ये है स्थिरांक, अचर मूल्य, कांस्टेंट्स,
और x जो है वो स्वतंत्र चर है, अर्थात a और b हमें एक बार ज्ञात करने पड़ेंगे। उसके बाद में यदि एक टेबल है पूरी तो उसमें सब में a और b एक बार ज्ञात करने के बारे में स्थिर हो जाएंगे, वही रहेंगे सबके लिए। लेकिन y जो है यानी x जो है वो बदलता रहेगा, और x बदलेगा उसमें कितना परिवर्तन आया है उसका असर हम y पर देखेंगे। तो इस तरह से ये x और y के लिए अर्थात प्रतिगमन समीकरणों के लिए मूल समीकरण दो हुए। x का y पर प्रतिगमन जो पहला समीकरण कहलाता है, और y का x पर जो प्रतिगमन जो कि दूसरा समीकरण कहलाता है। पहला समीकरण x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई है, और दूसरे में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। ये दोनों ही मूल समीकरण कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें मैंने बताया कि x और y, यहाँ पहले समीकरण में x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट, दूसरे समीकरण में y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। लेकिन a और b जो है वो स्थिरांक है, चाहे वो समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, दोनों में ये दोनों कांस्टेंट्स कहलाएंगे। और ये जो ज्ञात किए जाएंगे, और ये होते क्या है उसके बारे में एक पहले मैं बताना चाहूँगा। ए जो है वो अंतःखंड होता है, यानी इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट अंतःखंड का मतलब होता है जब हम लाइन बनाते हैं तो आप जब भी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम इस तरह की एक रेखा खींचते हैं जिसमें एक्स एक्सिस होता है, और ये जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस होता है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम जीरो भी लिखते हैं और ओ भी कहते हैं और जीरो भी लिखते हैं। ओ फॉर ओरिजिन पॉइंट, जीरो मतलब यहाँ पे जीरो माप है इसका इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर ये इधर ऊपर जाते हैं तो ये y का प्लस है, इधर जाते हैं तो ये x का प्लस है। यदि नीचे भी बनाते हैं हम तो ये y का, इधर जो नीचे जाएंगे तो y का माइनस हो जाएगा, इधर जाते हैं तो ये x का माइनस होता है। लेकिन हमें केवल ये जो दिख रहा है कोण, इसमें ही बात करनी है। तो जीरो ये यहाँ पे है, ओरिजिन पॉइंट है। इससे जितने ऊपर रेखा खींची जाएगी जहाँ से शुरुआत होगी, यानी रेखा के आरंभ का बिंदु इंटरसेप्ट, और जीरो के बीच में जो दूरी होती है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। मान लेते हैं रेखा शुरू होती है इस जीरो से ही शुरू होती है और ऊपर धनात्मक ढाल लिए हुए ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये जो रेखा है ये प्रतिगमन रेखा यदि इस तरह की बनती है तो यहाँ पे ये जीरो से शुरू हो रही है तो ए जीरो होगा, अर्थात रेखा के आरंभ बिंदु और जीरो के बीच की दूरी को इंटरसेप्ट कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये रेखा, यहाँ पे रेखा जो जीरो शुरू है इसलिए ए जीरो होगा, लेकिन रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और इसका आरंभ बिंदु ये है। तो ये जो आरंभ बिंदु है आपका, इस आरंभ बिंदु और इसके बीच दूरी, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है इसका माप जो होगा वो ए होगा, यानी ए ये इसका माप ही इंटरसेप्ट होगा। इसका माप हम ज्ञात करने के लिए प्रतिगमन समीकरणों की सहायता लेते हैं। और ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ की दूरी है, अंतर है, माप है, यही ए होगा, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। और बी जो है वो रेखा का ढाल है, अर्थात ये रेखा यहाँ से शुरू होकर यूं जा रही है तो ये रेखा जो है वो धनात्मक ढाल लिए होती है, लेकिन क्या है इसका माप, उसके लिए हम प्रतिगमन समीकरणों की सहायता से इसका ढाल ज्ञात कर सकते हैं। यदि रेखा इस तरह की न होकर, और पहले मैंने बताया कि जीरो से शुरू होती है, तो इसका ए तो जीरो होगा, लेकिन इसका रेखा का ढाल जो है वो इस तरह से एकदम बराबर जा रही है, इसका मतलब होगा एक होगा, यानी कि बराबर मात्रा में ऊपर चढ़ रही है, समानांतर जा रही है। लेकिन असली माप क्या होगा वो तो हम समीकरणों के साथ ऐसे ज्ञात करने पर पता कर सकते हैं। लेकिन यदि रेखा ऊपर चढ़ती हुई तो वो बी जो होगा वो प्लस का होगा, लेकिन रेखा यदि इस तरह की है तो इंटरसेप्ट तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन रेखा जो है वो नीचे जा रही है, नीचे गिरती हुई है, इसका मतलब ये धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक ढाल ली हुई है। इसका मतलब है बी का मान जो होगा, ए तो यहाँ ए का मान तो होगा प्लस का, धनात्मक होगा, लेकिन बी का मान जो होगा वो माइनस में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ ए और बी, यानी ए और बी यानी ये जो स्थिरांक होते हैं, अचर वैल्यू होती है, कांस्टेंट्स होते हैं, वो कैसे क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना। जो हमने ये यहाँ पे लिखा है, ये दोनों गुणांक, बी जो होता है वो गुणांक होता है, बी इंटरसेप्ट कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। और बी, ए और वो जो बी है वो रेखा का ढाल है, वो कैसे ज्ञात किया जाता है, अर्थात ए और बी कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ए जो है वो इस समीकरण से ही ज्ञात किया जाता है, और वो होता है, क्योंकि हम ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं कि
एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर उसके आश्रित चर में कितना परिवर्तन होता है उसका औसत माप ज्ञात करते हैं, अर्थात माध्य माप ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या होता है, औसत जो होता है x का होता है x बार और y के लिए होता है y बार। इसलिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वो औसत का रूप लिखेंगे। तो ये जो समीकरण है इसमें पक्षांतर किया, केवल पक्षांतर किया, पक्षांतर करके बी वाई को हमने इधर भेज दिया बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस बी वाई, ये देखिए x माइनस बी वाई। लेकिन मैंने कहा कि हम औसत माप ज्ञात करते हैं तो इसलिए माध्य के रूप में लिखेंगे, इसलिए हमने x को x बार के रूप में लिखा और y को y बार के रूप में लिखा है। आप देखिए इसमें x को x बार के रूप में और y को y बार के रूप में लिखा है, केवल हमने पक्षांतर किया, इसको हमने इधर y के इधर भेज दिया। तो ये यहाँ प्लस का था, इधर हो जाता है माइनस का, पक्षांतर करते हुए, पर ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसको, ट्रांसपोजिशन करते हैं। अब पक्षांतर करते ही बराबर के दूसरी साइड में जो भी वैल्यू जाएगी तो प्लस की है तो माइनस में हो जाती है, और बटा में है तो इनटू में हो जाती है। ये आपको समीकरण का बेसिक रूल्स मालूम होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से हमने क्या देखा, ये ए का मान जो है वो आ गया एक्स बार इज इक्वल टू बी वाई बार, ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है ये ए का मान हो गया अंतखंड का, तो बी का मान यानी कि रेखा का ढाल किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, तो इसको गुणांक कहते हैं। तो गुणांक जो है वो इस तरह से निकाला जाता है। चूंकि ये समीकरण एक है इसलिए b1 लिख दीजिए, क्योंकि अंतर कैसे करेंगे इस कारण से b1 लिख दीजिए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं bxy, क्योंकि x का y पर प्रतिबिंब है इसलिए bxy भी लिख सकते हैं और b1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो गुणांक है, इसको गुणांक भी कहते हैं, प्रतिबिंब गुणांक, और ये ज्ञात किया जाता है r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये b1 या bxy को ज्ञात करने का तरीका है। अब हम इधर बढ़ते हैं और y के लिए कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सेम यही स्थिति इसमें भी आएगी। पक्षांतर कर देंगे हम इस समीकरण में, bx को इधर ले आएंगे y के, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और चूंकि हम माध्य मान ज्ञात करते हैं इसका औसत मान, इसलिए हम इसको दोनों को माध्य के रूप में लिखेंगे। तो y बार माइनस बी एक्स बार हो गया ये, और ये a के लिए, अर्थात y का x पर प्रतिबिंब के लिए a ज्ञात करने का तरीका ये होगा। b ज्ञात करने का, b को गुणांक लिखते हैं, लेकिन ये चूंकि b समीकरण 2 का है इसलिए b2 लिख दिया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं byx। और इसको देखिए इसमें क्या था, bxy या b1 को ज्ञात करने के लिए r मतलब स्मॉल r है, यहाँ पे स्मॉल r मतलब सहसंबंध, और स्टैंडर्ड x यानी कि x श्रेणी का प्रमाप विचलन बटा y श्रेणी का प्रमाप विचलन। तो x श्रेणी का प्रमाप विचलन ऊपर था, तो जब हम vyx ज्ञात करेंगे तो r यानी कि सहसंबंध और प्रमाप विचलन यहाँ ऊपर था, यहाँ पे हो जाएगा ये ऊपर, जो पहले होता है वो पहले, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, यानी कि r गुणा y श्रेणी का प्रमाप विचलन बटा x श्रेणी का प्रमाप विचलन, ये byx के लिए या b2 के लिए हो जाएगा। अब हम ये जो वैल्यू ज्ञात की है ये a के लिए और b के लिए, ये जो वैल्यू ज्ञात की है ये वो हम इस मूल समीकरण में रख रहे हैं। और देखिए x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई था, तो x बराबर a की मान क्या है, x बार माइनस, ये देखिए a की जो वैल्यू है वो एक इस जगह हम लिख देंगे, यानी ये जो लिख रहे हैं हम पूरा का पूरा रीराइट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, तो x बराबर a की वैल्यू जो लिख रहे हैं हम वो लिख रहे हैं x बार माइनस वाई बार, ये लिख दिया मैंने, x बार माइनस वाई बार प्लस बी वाई था तो बी वाई लिख दिया एज इट इज़। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम सबसे पहले पक्षांतर करेंगे, एक्स एक्स को एक साइड में रख देंगे और बी वाई 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 को एक साइड में रखेंगे। तो एक्स बार जो है वो इधर एक्स है इसलिए इस साइड में ले गए हम पक्षांतर करके, तो ये हो गया, इधर ले जाते ये प्लस का था यहाँ पे, यहाँ हो गया माइनस का, तो एक्स माइनस एक्स बार ये हो गया बराबर से पहले, उसके बाद में बी वाई प्लस का था और बी वाई माइनस का है इसलिए इसको हमने इधर बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया हमने इसको उसके बाद में लिख दिया इसको, तो बी वाई माइनस बी वाई बार ये हो गया। अब मैं इसको वापस बताता हूँ आपको, एक्स ट्रांसपोजिशन करने के बाद में हुआ एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी वाई माइनस बी वाई बार। अब इसमें कॉमन है इन दोनों में b, तो b को ले लिया कॉमन बाहर और
अगला लिख दिया हमने एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू B1 वाई माइनस वाई बार, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये B को लिखा हमने B1 यानी कि ये पहले समीकरण के लिए, इसलिए अब B1 की वैल्यू क्या है, ये रही B1 की वैल्यू है R, मतलब कैलकुलेशन करने का तरीका, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम R स्टैंडर्ड डेविएशन x अपन स्टैंडर्ड डेविएशन y, यानी कि सहसंबंध के गुणा में x श्रेणी का प्रमाण बटा y श्रेणी का प्रमाण हमने यहाँ पे लिख दिया B की जगह ये, और वापस लिख दिया। और ये समीकरण जो है यही आपके प्रतिगमन को ज्ञात करने के लिए काम आएगा। मूल समीकरण ये है और इस समीकरण से ये समीकरण इस तरह से बना। अब जो भी प्रश्न आएगा उस तरह से आपको इस को लिखना पड़ेगा और दूसरा समीकरण ये लिखना पड़ेगा और इसके आधार पर ही ज्ञात करना होगा। यदि x का y पर प्रतिगमन आता है तो अर्थात x जब भी ज्ञात करना होगा तो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण लेते हुए हल करना पड़ेगा। और लेकिन यदि प्रश्न में पूछ दिया x दिया हुआ है और y पूछा है तो ये वाला समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा, y का x पर प्रतिगमन का मूल समीकरण y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और उसके बाद में जो व्युत्पन्न होके इस तरह का समीकरण जो बना है, जिस तरह से ये समीकरण बना उसी तरह से ये समीकरण भी बनेगा। कैसे बनेगा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसा ये था उसी तरह से a का मान ये हो गया हमारे पास में, b का मान हमारे पास में ये हो गया। तो ये जो मूल समीकरण था इस मूल समीकरण में लिख दिया y बराबर a प्लस बी एक्स है, तो y बराबर a का मान है y बार माइनस बी एक्स बार, तो यहाँ लिख दिया y बार माइनस बी एक्स बार प्लस बी एक्स लिख दिया। उसके बाद में ट्रांसपोजिशन किया यानी पक्षांतर किया तो y को इधर ले लिया y बार को, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू ये प्लस का इसलिए पहले रख दिया और ये माइनस का इसलिए इसको बाद में लिख दिया, तो बी एक्स माइनस बी एक्स बार। अब इन दोनों में b कॉमन है इसलिए हमने अगले स्टेप पे क्या लिखा, हमने अगली स्टेप में हमने लिख दिया y माइनस वाई बार, और इन दोनों में b कॉमन है इसलिए b ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। अब चूंकि ये दूसरे समीकरण का है 2 का इसलिए b2 कर दिया यहाँ पे, और b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको अंतिम रूप दे दिया इस समीकरण को डेरिवेटिव करके, और ये हमारे पास में आया y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस एक्स बार। ये हमारा अंतिम समीकरण होगा जो x के दिए होने पर y के मध्य मूल्य ज्ञात करने में काम आएगा। धन्यवाद। इसको 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा।